जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। आज मैं जो दस गोल्डन रूल्स है उसका 10वां जो रूल है उसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं कृष्णा ग्रोवर सफीदों जींद हरियाणा से हूँ और 2 महीने के करीब हो गए हमें इस संघ से जुड़े हुए और अच्छा लग रहा है इसमें आके। सभी लगते हमारा एक परिवार है और मुझे बहुत बड़ा परिवार मिल गया है। अभी मैं जो हमारे गोल्डन रूल्स का 10वां रूल है उसके बारे में बता रही हूँ। जो उपरोक्त 9 विनय संघ का अधिकार है, आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। 10वां नियम समन संघ का सबसे महत्वपूर्ण नियम है क्योंकि यह नियम संघ को एक मजबूत दीवार देता है। यह नियम संघ को चारों तरफ एक मजबूत किला बना देता है कि संघ के जो 9 नियम हैं उन्हें कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई कोशिश भी करे तो भी इन नियमों को नहीं बदल सकता, ना ही कोई खत्म कर सकता और ना ही इसे मानने से इनकार कर सकता है। तो यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति ऐसे पूछ सकता है कि ऐसी क्या बात है इन नियमों में कि इन्हें बदला नहीं जा सकता, तो हमें बता सकते हैं कि जब भी दुनिया में कोई भी चीज इकट्ठी होती है या कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो उसके कुछ आधारभूत नियम होते हैं, कुछ कार्डिनल्स रूल्स होते हैं, कुछ आधार उसके स्थायी होते हैं और कुछ बेसिक नियम होते हैं जिसके आधार पर वो इकट्ठा होते हैं। और उसमें कुछ प्राकृतिक नियम भी होते हैं और हमारे संघ के तो सारे नियम ही प्रकृति हैं जो हमें जोड़ने के बोलते हैं। समन संघ के सारे नियम प्राकृतिक हैं जो हमें जुड़ने के आधार देते हैं। सब उनसे पहले जो बुद्ध भी ने इन जो नियम है इन नियमों को अपने शब्द दिए और अपनी आवाज दी और उनको कैसे इकट्ठा चलना ये बताया। ये सब बातें पहले से हो रहे थे पर बुद्ध ने जैसे भिक्षु भिक्षुणी संघ थे, उपासक और उपासिका संघ के लिए जो नियम फिक्स कर दिए वो नियम हमारे लिए भी, हमारे जो नियम हैं समन संघ के उन नियमों से मिलते जुलते हैं क्योंकि हमारे नियम बुद्ध से पहले के चल रहे हैं। बुद्ध ने भिक्षु और भिक्षुणी के लिए जो नियम बनाए वो बाद में बनाए थे पर ये सारे नियम समन संघ के लिए भी थे और ये समन संघ वाले नियम और जो बुद्ध के नियम थे ये पहले से का जो हम समन संघ था उनमें से ही लिए गए हैं और ये इसीलिए आपस में मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते कैसे हैं, जैसे समन संघ में इसमें कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको समन संघ के जो रूल है वो सभी मानने होंगे और समन संघ को जैसे समन संघ में विश्वास दिखाना होगा और समन संघ के भाइयों में समन समझियों में सब में ही आप मतलब विश्वास दिखाना होगा तभी वो उस संघ का सदस्य बन सकता है। इसी तरह जो बुद्ध के नियम है उसमें भी जो भिक्षु भिक्षुणी और उपासक और उपासिका है वो अगर विश्वास रखेंगे तभी वो संघ में बने रहेंगे, नहीं तो वो संघ से बाहर हो जाएंगे। इसी तरह जो बुद्ध का जो नियम था उसमें भिक्षु कोई पैसा नहीं लेगा और किसी तरह की चीज नहीं लेगा, सिर्फ वो खाने पीने की चीजें लेगा, वो भी खाने के टाइम ही लेगा।
और हमारा भी नियम है कि समन संघ की सभा में कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं लेगा और ना ही आज तक पैसा लेने के कोई सबूत मिले हैं। संघ में लोग आते हैं और साथ में खाना लेकर आते हैं, इकट्ठे बैठकर खाते हैं और चले जाते हैं। वृक्षों का भी कोई स्थायी निवास नहीं होता, उनको घूमना पड़ता है, ये उनके नियम है। हमारा नियम यह है कि जहाँ भी समन मिलेगा हमारा वहीं पर स्थायी निवास होगा। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जहाँ भी समन भाई बहन मिलेंगे वो हमारा स्थायी निवास ये और डबल गैस हमारा जिसने नॉर्मल धन्यवाद आली जिसने मत बन जाएगा। भिक्षु का नियम है कि वो कोई गृहस्थ नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। हम सब के सब घर गृहस्थी वाले हैं। भिक्षुओं ने के यहाँ कोई पद प्रतिष्ठा मंच वाला नहीं होती और हमारे यहाँ समन संघ में भी ये बात पूरी तरह से लागू होती है कि समन संघ में भी कोई पद प्रतिष्ठा मंच माला नहीं होती। भिक्षुओं को किसी भी राजा का आश्रय नहीं लेता। जो भिक्षु भिक्षुणी होती हैं वो किसी भी राजा का आश्रय नहीं लेते, ना ही उनके यहाँ ठहर के उनकी मदद मांगते और वो कभी किसी राजा के दरबार में फरियाद भी नहीं लगाती। ऐसे ही समन संघ के व्यक्ति भी किसी भी राजा के यहाँ मदद नहीं मांगते। और यदि भिक्षु के यहाँ बुद्ध ने नियम बनाए, अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो संघ रहेगा और यदि पालन नहीं करेंगे तो संघ में नहीं रहेंगे। ये नियम हम समनों पर भी लागू होता है कि हम सभी समन संघी संघ के जो नियम है उनको मानेंगे तभी हम संघ में रह सकते हैं। बुद्ध ने भी ये नियम बनाए जो सभी भिक्षु भिक्षुणियों पर लगते हैं। यदि वो उल्लंघन करते हैं तो उनको संघ से बाहर भी हो सकते हैं और सजा भी मिल सकती है। हमारे संघ में ये पहले से ही नियम था जिसमें दंड की प्रतिक्रिया भी थी। दोनों संघ में दंड की प्रतिक्रिया वहीं से आई। ये दोनों ऐसे सिस्टम हैं जो लगभग एक जैसे साथ साथ चल रहे हैं। जो बुद्ध ने समनों के संघ के लिए समनों के संघ से लिए हैं, क्योंकि बुद्ध भी महासमन थे। और एक बात यहाँ अनोखी बात है, जो अनोखी कैसे इसलिए है कि जो ये नियम बनाए जा रहे हैं ये सभी नियम हमारे कल्याण के लिए बनाए जाते हैं और पूरी दुनिया में बनाए जाते हैं और पूरी दुनिया में चलते हैं। पर पूरी दुनिया में ये दो तरह से लागू होते हैं। नियम तो वही हैं पर और सभी ये नियम हमारी भलाई के लिए हैं, पर लागू करने के दो तरीके हैं। एक तो हम व्यक्ति को समझाकर लागू करवा सकते हैं या फिर उसे डराकर या कोई लालच देकर उससे नियमों को मनवा सकते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने बहुत ही कठिन रास्ता चुना। बुद्ध ने तो किसी को ना तो डराया ना ही किसी को लालच दिया। बुद्ध ने 45 साल तक बहुत कड़ी मेहनत की और अपने अनुभव से सिखाया, समझाया और बताया कि मैं जो ये नियम दे रहा हूँ ये जीवन जीने के लिए है। ये नियम सारे के सारे व्यक्ति के कल्याण के लिए हैं, मानव के कल्याण के और भलाई के हैं। इस तरह ये नियम हम सबको मानने हैं और लोगों को भी मानने के लिए कहना है। चाहे उन्हें हम समझा कर कहें, प्यार से कहें या फिर डर दिखाकर भी कह सकते हैं। डर कैसे दिखा सकते हैं? हम लोगों को बता सकते हैं कि आज हमारे संविधान को बहुत बड़ा खतरा है। सरकार उसे बदलने की कोशिश कर रही है और बाबा साहब ने संविधान के जरिए जो अधिकार हमें दिए
वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी यह मोरल ड्यूटी बनती है, यदि हम लोग आज नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी। हम तो अब तक बहुत अच्छा जीवन जी चुके हैं, बड़ी अच्छी लग्जरी लाइफ जी चुके हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के अधिकारों को बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और तब जब हम इकट्ठा होंगे तभी हम जीत पाएंगे। और यह पहल समूह संघ ने कर दी है इकट्ठा होने की, जो बहुत ही सराहनीय है। और अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी संघ से जुड़े, और हम तो जुड़ चुके हैं और आगे ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें और व्यक्तियों को जोड़ें, क्योंकि जुड़ेंगे तभी जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, और जो जो जुड़ेंगे वही जीतेंगे। इसलिए खुद भी जुड़े और औरों को भी जुड़े। जितनी कोशिश करें अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, मतलब जो भी हमारा सर्कल है, हम जो भी हमें अपने मिलते हैं, अपनी कैटेगरी के, अपने SC ST OBC भाई मिलते हैं, उनके सामने हमें इस समझ संघ के बारे में बताना है और उनके रूल रेगुलेशन के बारे में बताना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। संगे नमामि, संगे नमामि, संगे नमामि। नमोदय। मैं SBU के नागपुर से। आज मेरा विषय है मीटिंग यानी संगति के आयोजन में संघ के कार्य करने का तरीका कैसा होता है। यहाँ पर संगति जो लगती है, मीटिंग जो लगती है, उसमें वर्चुअल मीटिंग और फिजिकल मीटिंग, ये दोनों टाइप की मीटिंग्स हमारी कंटिन्यूसली चल रही है। और फिजिकल अपना जो वर्चुअल मीटिंग है, ये डेली 8 से 10, साढ़े 10 के बीच में कंटिन्यूसली चलती रहती है। वर्चुअल मीटिंग का अपना इम्पोर्टेंस है आज के तारीख में, आज के नए जनरेशन में, लेकिन फिजिकल मीटिंग जो है वो अपना एक अलग महत्व रखती है। फिजिकल मीटिंग में जो है हम एक दूसरे से परिचित होते हैं पर्सनल लेवल पर, और एक दूसरे से हम लोग बखूबी वाकिफ होते हैं, एक दूसरे से एक पहचान बनती है, और एक दूसरे के प्रति जो विश्वास जो एक निर्माण होता है वो इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल मीटिंग में। तो जो फिजिकल मीटिंग है समन संघ की, क्षेत्रीय लेवल पर जो फिजिकल मीटिंग होती है उसमें ग्राम स्तर पर होती है, तहसील स्तर पर होती है और जिला स्तर पर होती है, जो क्षेत्रीय मीटिंग होती है। यह जो मीटिंग है स्पोक्स द्वारा, जो हमारे स्पोक्स होते हैं वो मीटिंग की जाती है, जो कि सप्ताह में, महीने में, पूरे देश में जो है ये अपने सुविधा के अनुसार स्पोक्स को हम अरेंज करते हैं और उनके द्वारा वो मीटिंग आयोजित की जाती है। दूसरी मीटिंग होती है राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होती है, जो कि किसी मतलब जो है देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में आयोजित की जाती है, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के जो लोग हैं, समन संघी जो हैं, इस मीटिंग्स में शिरकत करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होती है। और तीसरी मीटिंग होती है जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होती है, जो 2 वर्षों में 3 बार लगती है, यानी 8 महीने में एक बार अंतर्राष्ट्रीय जो है संगीति का आयोजन किया जाता है, जो कि अभी फिलहाल में 15 मई को जो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग आयोजित की गई थी, और नेक्स्ट जो है शायद फरवरी में प्रपोज्ड है, और तीसरी मीटिंग शायद आगे पता चलेगा। तो इसमें जो है संगीति 2 प्रकार की होती है जो मीटिंग्स लगती है फिजिकल मीटिंग। एक होती है छोटे प्रकार की, एक होती है बड़े प्रकार की। छोटी प्रकार की जो मीटिंग होती है, संगीति होती है, जो 200 से कम लोगों की होती है, वह एक छोटी मीटिंग कहलाती है। इसके लिए, इस मीटिंग के आयोजन के लिए संघ की परमिशन की, उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्पोक्स अपने लेवल पे अरेंज करते हैं मीटिंग को, और उसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं होती संघ के। लेकिन जो 200 से ज्यादा व्यक्तियों की मीटिंग जहाँ पे आयोजित की जाती है,
वह एक बड़ी मीटिंग का स्वरूप होता है। इसके लिए हमें संघ की परमिशन की आवश्यकता होती है और जो 200 से अधिक व्यक्तियों की जो मीटिंग होती है उसके लिए कुछ अस्थायी तरीके की मतलब टेम्पररी स्वरूप की कमेटियां बनाई जाती है और यह जो कमेटियां हैं वह कार्यक्रम को एक अच्छे ढंग से कंप्लीट करने के लिए सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमेटियां इसमें बनाई जाती हैं जो अस्थायी स्वरूप की होती हैं। जैसे इसमें जैसे कमेटियां होती हैं, रेगुलेटिंग कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है, फूड कमेटी होती है, फाइनेंस कमेटी होती है, रिसेप्शन कमेटी होती है, नेटवर्किंग कमेटी होती है, चरण पादुका कमेटी, प्रचार प्रसार कमेटी इत्यादि तरीके की यहाँ पे कमेटियां बनाई जाती हैं जिनका अपना अपना कार्य होता है उस कमेटी का। कि जैसे रेगुलेटिंग कमेटी है वो देखती रहती है कि सारे कार्य जो है संगीति के जो आयोजन करने के सारे कार्य हैं वो मतलब सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उसको यदि कहीं पे उनको कुछ लगता है तो वो उसको ध्यान में लाते हैं, उस पर ध्यान आकर्षित करते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट कमेटी होती है जो सारा कुछ मैनेज करती है इस कार्यक्रम के लिए। जो फूड कमेटी होती है कि संगीति में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खाना उनको बराबर मिल पाए, उनके जलपान की व्यवस्था ढंग से हो पाए, इस पे वो ध्यान देती है। जो फाइनेंस कमेटी होती है वह इसमें जो सारे खर्चे जो उठाए जाते हैं आते हैं पर पर्सन उसका सारा लेखा जोखा रखती है कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, संगीत को आयोजित करने के लिए, मीटिंग को आयोजित करने के लिए क्या क्या खर्चा आ रहा है, कितना आ रहा है, उसे सारा प्रबंध करती है। जैसे रिसेप्शन कमेटी होती है, जब हम संगीति में जाते हैं तो जो रिसेप्शन कमेटी होती है वह आने वाले प्रत्येक संगी का, प्रत्येक आने वाले व्यक्ति का नाम नोट करती है, उनका मोबाइल नंबर नोट करती है ताकि हमें ये आंकड़ा सही सही पता होता है कि हमारे संगीति में कितने लोग आए हैं, कहाँ से आए भी हैं, उनका एक सारा जो है भविष्य में जो उपयोग होगा उनके डेटा का, ये भी काफी इम्पोर्टेंट होता है उस डेटा को रखना। तो वह रिसेप्शन कमेटी उस पर काम करती है। नेटवर्किंग कमेटी जो होती है कि हमारे जो कार्य हैं यह उसका जो प्रोपेगेंडा करना है, उसके बारे में लोगों को बताना है, इस तरीके के वो काम करती हैं। जैसे चरण पादुका कमेटी होती है कि हमारे आने वाले संगीत में जो लोग होते हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट छोटी चीज है लेकिन बहुत मायने रखती है कि जो हमारी मीटिंग है, जो हमारी संगीत में जो लोग आते हैं उनके जो चप्पल हो, चाहे जूते हो, सैंडल हो, वह बहुत ही अच्छे तरीके से उसे रखा जाता है और इसके इधर उधर ना हो। आपकी चप्पल जूते व्यवस्थित तरीके से उसे अरेंज किया जाता है क्योंकि किसी भी कमेटी मीटिंग हो, किसी भी चीज की मीटिंग हो, यदि फर्स्ट जो है इम्प्रेशन जो है उसी पे जाता है कि यदि आपके जो चप्पल जूते हैं यदि अव्यवस्थित तरीके से हो, बिखरे हुए हो, तो एक इम्प्रेशन जो उसका बैड इम्प्रेशन होता है। लेकिन उसी की जगह पे यदि आपकी चप्पल जूतों का रख रखाव का तरीका बहुत अच्छा हो, सलीका हो, ढंग हो, तो उसका इम्प्रेशन जाता है कि यहाँ पे कितने लोग जो है एकदम डिसिप्लिन लोग हैं और डिसिप्लिन के साथ साथ में ये लोग एजुकेटेड भी होंगे और एकदम सुशिक्षित लोग होंगे, यह दर्शाता है। तो इसके लिए एक चरण पादुका कमेटी भी होती है जो लोगों की चप्पल जूतों को ढंग से रखते हैं, उसका रख रखाव करते हैं। इस तरीके की जो है इस कार्यक्रम को करने के लिए डिफरेंट अलग अलग तरीके की कमेटियां मतलब कमेटियां बनाई जाती हैं। जो कि कमेटियां जो बनाई जाती हैं यह भी मीटिंग या हमारी संगीति समाप्त होने के साथ ही ये अपने आप समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। यह एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाली कमेटियां नहीं होती है। उस प्रोग्राम को जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां से जो हम आयोजन करने की सोचते हैं वहां से लेके मीटिंग हमारी जो संगीति है खत्म होने तक की ये होती है। वैसे ही मीटिंग की जो शुरुआत होती है, हमारे जो मीटिंग होता है जिस हॉल में जहाँ पे हमारी संगीति होती है, वहाँ की व्यवस्था किस तरीके की होती है।
मीटिंग की जो शुरुआत होती है जनरली वहाँ पे बुद्ध वंदना से शुरुआत की जाती है, और खास करके जो मीटिंग में हम लोग जो है लोगों को ये बताते हैं, अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग व्हाइट कपड़ों पे, शुभ्र वस्त्रों पे ही मीटिंग में आए। यदि ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें जिनके पास में शुभ्र वस्त्र हो, सफेद कपड़े हो, वस्त्र हो, वो परिधान करके ही आए। और जो है इस मीटिंग की जो शुरुआत है बुद्ध वंदना से शुरू की जाती है, और मीटिंग में जो है बैठने की व्यवस्था, एक तरफ में पुरुष और एक तरफ में स्त्रियों की बैठने की व्यवस्था होती है, और सारे लोग नीचे बैठते हैं दरी डालकर। और जो लोगों को, जो व्यक्तियों को नीचे बैठने में तकलीफ है, शारीरिक किसी को तकलीफें होती हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए स्पेशली जो है कुर्सी की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि लोग नीचे नहीं बैठ पाएंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे सभी लोगों को एक समान ट्रीटमेंट मिलती है। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता है, और जो है यहाँ पे किसी प्रकार का मंच नहीं होता है। तो मंच नहीं होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे जो माइक होता है, ताकि लोगों को जो हमारा संदेश है वो सभी लोगों तक वो आवाज जा पाए, इसके लिए एक माइक होता है जो मीटिंग के जनरली मध्य भाग में होता है, और वहां से जो भी हमारा स्पोक होता है, जो हमारे समन संघ के कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला होता है, वह उस माइक के थ्रू अपना मैसेज देता है, और यह सभी लोगों तक इसकी आवाज जा पाए, इसके लिए एक साउंड सिस्टम होता है। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का मंच नहीं होता है, और ना कोई माला होती है। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष को भी हम लोग फूल नहीं देते, पुष्प गुच्छ नहीं देते, या कोई किसी प्रकार की कोई माला नहीं देते। और एक विशेष बात यह है कि यह मीटिंग जो है जहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ पे आयोजन की जाने वाली होती है, जैसे दिल्ली में आयोजन की गई है, नागपुर में की गई है, किसी और जगह में अभी होने वाली है, काफी मीटिंग्स हो रही है या हुई है। तो ऐसे जगह में इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कमिटीज बनती है, तो वो कमिटियां में कौन लोग शामिल होते हैं कि वहाँ के जो लोकल लेवल के जो लोग होते हैं, जहाँ पे मीटिंग आयोजित होने वाली है, वहाँ के जो स्पोक्स होते हैं, उन स्पोक्स के द्वारा संघ से परमिशन लेके उनकी अपनी एक लोकल मीटिंग होती है, और वहाँ पे जो स्पोक्स होते हैं इस कमेटी के अस्थायी कमेटी के मेंबर्स होते हैं, जो इस होने वाले आयोजन को काफी सफलतापूर्वक वो लोग कंप्लीट कर पाए। तो मैंने एक आपको कम शब्दों में संघ के जो मीटिंग है, जो संगीति है, उसमें संघ का किस तरीके से अपना कार्य करती हैं वो आपको बताया। और मैं आखिरी में यही कहूँगा कि जो हमारी जो फिजिकल मीटिंग है वो हमारे में एक दूसरे में जो है, हम एक दूसरे से जो मिलते हैं, और जो एक अपनापन जो यहाँ पे एक निर्माण होता है, इससे हमारा एक दूसरे के प्रति दृढ़ विश्वास निर्माण होता है। और इसी दृढ़ विश्वास के साथ में हम लोग बिल्कुल जहाँ जहाँ जुड़ेंगे वहाँ जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। ये इसी दृढ़ विश्वास के साथ में सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि। थैंक यू। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। सर कंसेप्ट पे बोलना है सर, प्लीज थोड़ा सा उससे लिंक हो सारी चीजें। जी सर, जी तो सर। कोई बात नहीं। थैंक यू सर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पहले भारत में समण संघ और बमण संघ, बमण धर्म प्रचलित थे। ये जीनियस के न्यूज में मैंने देखा था, और वो कहते हैं कि महासुख जातक में 429 में समण संघ का उल्लेख मिलता है। सह जातक 316 में समण संघ का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 10 ब्राह्मण जातक 495 में गुर राष्ट्रीय के राजा इंद्र, जिन्हें युधिष्ठिर अथवा धर्मराज भी कहते हैं, वो समण संघ के अनुयायी थे। ये पंचशील का पालन करने वाले थे। हाँ लगा नहीं, क्या बात है? वो चाहता है कि उसकी प्रजा भी
पंचशील का पालन करें। इस कथा में युधिष्ठिर का अमात्य विदुर है। विदुर को कहता है कि मेरे ऐसे ब्राह्मणों को दान देना चाहता हूं जो शीलवान हो, पंचशील का पालन करते हो। इस पर विदुर राजा को बताता है कि संपूर्ण जम्बू द्वीप में अर्थात भारत में 10 प्रकार के ब्राह्मण हैं। इन 10 प्रकार के ब्राह्मणों में एक भी ऐसा ब्राह्मण शीलवान या पंचशील का पालन करने वाला नहीं है जिसको दान देने योग्य माना जाए। सभी ब्राह्मण अयोग्य हैं। ब्राह्मण धर्म का क्रियाकलाप करने वाले भी ब्राह्मण दान योग्य नहीं है। जाप करने वाले ब्राह्मण पुरोहित भी इस क्रम में दान देने योग्य नहीं है। वार्ता करते हुए विदुर कहता है कि उत्तर हिमालय में 500 बुद्ध रहते हैं, पंचशील का पालन करते हैं, दान देने योग्य हैं। तब युधिष्ठिर उन 500 बुद्धों को इंद्र नगरी में आमंत्रित करने के लिए अमात्य विदुर को भेजता है। उसके स्वागत के लिए इंद्र नगरी सजाई जाती है, मुनादी कराई जाती है और जब वो 500 बुद्ध इंद्र नगरी में आते हैं तो राजघराने के लोग उपोषक रहकर युधिष्ठिर आज उनको उनका भोजन पात्र लेकर और 7 दिनों तक भोजन दान करते हैं। गुरुधर्म जातक 276 में इंद्रप्रस्थ नगर का दूसरा राजा कौरव था। वो भी समर धर्म का बताया जाता है। अब दोनों धर्मों का अंतर क्या है, इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं कि समर धर्म भारत में पैदा हुआ है जबकि बमण धर्म भारत से बाहर पैदा हुआ है। समर धर्म वालों को प्रवृत्ति लेकर गृह त्याग कर भ्रमण करना पड़ता है जबकि बमण धर्म वाले प्रवृत्ति लेकर या अपने घर में ही रहकर परिवार के साथ रह करके अपना काम करते हैं। समण संगी प्राणियों की रक्षा करते हैं, अपना धर्म मानते हैं, जबकि बमण धर्मी प्राणियों की बलि देते हैं और उसे अपना धर्म मानते हैं। भारतवासी समर धर्मी यज्ञ बलि की विरोध करते हैं जबकि बमण धर्मी यज्ञ में बलि का समर्थन करते हैं, बलि को प्रोत्साहन देते हैं। समर धर्म व्यभिचार नशा आदि का विरोध करता है जबकि बमण धर्म नशा और व्यभिचार को बढ़ावा देता है। यज्ञ आदि में भी वो नशा करते हैं और अगर कोई सुंदर स्त्री पहुंचती है तो वो व्यभिचार भी करते हैं। समाज संगी गौ रक्षक है। समर्थन वाले गौ की रक्षा करते हैं, उसका पालन करते हैं, जबकि बमण धर्म वाले गौ के भक्षक हैं। उसका जनेऊ संस्कार जब होता है तो गौ का मांस खाना जरूरी होता है, मतलब गौ की बल चढ़ाते हैं, गौ भक्षक है। समर संघ के लोग पशुपालक हैं जबकि बमण संघ के लोग पशु संहारक हैं। समर संघी आत्मा परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, बमण धर्मी आत्मा और परमात्मा पर
विश्वास करते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाह रहा था कि कोई भी धर्म, कोई भी संगठन, कोई भी संघ, उसके लिए नियम होना बहुत जरूरी है। ये नियम पहले भी थे। समण संघ के लिए पंचशील का पालन बहुत जरूरी था। जो पंचशील का पालन नहीं करता था वो समण हो ही नहीं सकता था। आज हमारे जो समण संघ बनाया गया है, इसके 10 गोल्डन रूल जो बनाए गए हैं और उनका पालन करना अनिवार्य है। यदि उसका उल्लंघन कोई करता है तो उसको समण संघ से हटाया जा सकता है। तो बिना नियम के कभी कोई शासन, प्रशासन या संघ नहीं चला है। ये आवश्यक है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं यहीं पर। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।